हेलो दोस्तों, आप है एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे जो मित्र नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बाल मनोविज्ञान की शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से पीयूबी की रिपोर्ट आई है और बिहार में आज देख रहे हैं कि 1,40,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1 माह के अंदर जारी होने वाला है और सर पे चुनाव है 24 में, लोकसभा वाला। तो उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ ज़रूर कारनामा होगा। आप लोग तैयार रहें। और एक बात बता दूं कि आप लोग तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जिससे आप लोग अपडेट होते रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं। ये शिक्षण की विधियां आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और, हमारे चैनल का नाम आप लोग जान लीजिए, अभ्या एकेडमी। हमारा ये चैनल है अभ्या एकेडमी। सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं शिक्षण विधियाँ। इसे आप लोग देख सकते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या होती है, इसे आप लोग जानने का प्रयास करिए कि शिक्षण क्या। तो शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला कार्य, अगर शिक्षक के द्वारा पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है तो शिक्षण कहा जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता है। और शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, शिक्षक हर समय ये सोचता है कि हम किस तरह से पढ़ाएं, क्या विषय पाठ वस्तु हो जो रोचक लगे और बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। तो हर समय शिक्षक ये चिंतन करता रहता है, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य रोचक बने। देखते हैं क्या दिया हुआ आगे, कि शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक चिंतन करते हुए निष्कर्ष की प्राप्ति करता है। उसे क्या कितना, कह रहा है कि उसे क्या कितना, कैसे, क्यों तथा किसको पढ़ाना है, ये बार बार सोचता रहता है। और इसी के आधार पर वह अपने कार्यों को परिणाम तक ले जाता है। इसके आधार पर अपने कार्यों के परिणाम तक वह ले जाता है, जिससे कि वह शिक्षण का कार्य पूर्ण कर सके। जो ये देख सकते हैं आप लोग, एक इसको ड्राई स्किल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे शिक्षण एक कार्य है, शिक्षण एक कार्य है और कार्य को करने में समस्या तो ज़रूर आएगी, कुछ न कुछ ज़रूर समस्या आएगी। अगर जब समस्या सामने क्रिएट हो रही है तो उसका समाधान निकाला जाएगा, ज़रूर समाधान निकाला जाएगा। और समाधान निकालने के लिए आप या तो विचार करेंगे या उस तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे या सोचने का प्रयास करेंगे। इन तीनों प्रक्रिया को आप जरूर अपनाएंगे। और इन तीनों प्रक्रिया जो अपनाएंगे तो एक चिंतन का रूप लेगा। वो किसका रूप लेगा? चिंतन का रूप लेगा। तो चिंतन के विषय में एक महान मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैम्प्रे। इसे देख सकते हैं आप लोग। ये अपना कुछ तर्क दे रहे हैं। देखते हैं कि चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। सही बात है कि जो चिंतन का जन्म है समस्या के समय। अगर आप लोग के बीच में कोई समस्या नहीं आएगी तो आप चिंतन करेंगे ही क्यों? जैसे मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं और किसी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड कम है और उसमें आपका नंबर कम आ गया, तो आप चिंतन करेंगे ना कि कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर रहा जो इतना कम नंबर आया। वही बात यहाँ पे है कि क्योंकि समस्या के समय लक्ष्य का रास्ता नज़र नहीं आता है, और जब समस्या के समय कोई लक्ष्य का रास्ता नज़र नहीं आएगा। और एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉस। वो क्या कहते हैं इस बारे में देखते हैं कि चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जो समस्या के समाधान के लिए उपयोगी है। इनका भी तर्क बहुत बेहतरीन है कि चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया यानी कि चलने वाली प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान के लिए
बहुत ही उपयोगी है। मान लीजिए आप चिंतन नहीं करेंगे तो समस्या के समाधान तक पहुँचेंगे कैसे? तो ये ज़रूरी है चिंतन करना। और चिंतन के प्रकार के बारे में देखते हैं। मूलतः चिंतन दो प्रकार का होता है, एक स्वाली चिंतन होता है और एक यथार्थ चिंतन होता है। इन दो चिंतनों के बारे में हम जान लेते हैं। जो स्वाली चिंतन होता है वो काल्पनिक और अवास्तविक चिंतन, ये काल्पनिक होता है, अवास्तविक चिंतन होता है। ये चिंतन अच्छा नहीं होता है। जैसे कल्पना में जीने वाला चिंतन होता है। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि हमको बैठे बैठे हम तैयारी ना करना पड़े और हम पास हो जाएं, ये हो वो है वगैरह वगैरह, तो ये स्वाली चिंतन हो गया। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, यथार्थ चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन है। इसमें सत्य और वास्तविक चिंतन होता है। इसमें भी चिंतन करना पड़ेगा, बिना चिंतन के तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें भी चिंतन करना पड़ेगा। अगर लेकिन इसमें कंडीशन है कि जिसमें कल्पना के साथ साथ कार्य भी करना पड़ेगा। अगर आप चिंतन कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं कि हमको सुपर टेट में 120 नंबर लाना है, तो ये कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कार्य भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा? हाँ, सबसे ज़रूरी ये है कि यथार्थ चिंतन जो सत्य और वास्तविक चिंतन है, इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। ये मायने नहीं रख रहा है कि आप 12 घंटा 24 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि क्या पढ़ रहे हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी। और ये एक अनुभवी टीचर ही आपको बता सकता है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। यथार्थ चिंतन के 3 प्रकार होते हैं, एक अभिसारी चिंतन, औपचारिक चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। इसे देख सकते हैं आप। और रही बात, बता दें आपको कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चिंतन मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। अगर मूलतः की बात करेगा तो आप 2 लगाएंगे, अगर चिंतन पूछ लिया तो आप 3 लगाएंगे, अपसारी चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। समझ गए? तो चिंतन के अनुसार शिक्षक, इसे देख सकते हैं कि चिंतन के अनुसार शिक्षक, तो इसके अनुसार आपको हम एक ड्रॉ स्केल बना के समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ड्रॉ स्केल, देख सकते हैं। तो अभिसारी, देखिए अभिसारी चिंतन ये, इसके और 2 नाम हैं, एक तो मूर्त चिंतन और एक निगनात्मक चिंतन। अभिसारी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो अपने अंदर समाहित कर रहा है उसे अभिसारी चिंतन या मूर्त से समझ लीजिए। कभी कभी यही दोनों ज़्यादा पूछता है, अभिसारी और मूर्त। तो ये इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षक आते हैं, इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षक आते हैं। और अपसारी चिंतन माने फैलाना, जो कुछ भी ज्ञान है आपके अंदर, कुछ हद तक उसको फैलाओ, मतलब फैलाओ। और उसको भी अभिसारी या अपसारी या अमूर्त या अग्नात्मक, ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत अच्छा शिक्षक आता है। और सबसे बेहतरीन जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है और आलोचनात्मक चिंतन। ये सर्वोत्तम, इसके अंतर्गत सर्वोत्तम शिक्षक आते हैं। जो कुछ आपके अंदर ज्ञान है वो विश्लेषण के माध्यम से आप बच्चों को कितना समझा रहे हैं उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो ये सबसे अच्छा चिंतन होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षण कार्य कोई सरल कार्य नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तरीय चिंतन के माध्यम से होने वाला कार्य है। इस कार्य को एक प्रकार का कलात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यवहार माना गया है। इसके कहने का मतलब है कि शिक्षण कार्य जो है कोई आसान कार्य है नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय चिंतन के माध्यम से होने वाला कार्य है। इस कार्य को एक प्रकार का कलात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यवहार माना गया है। मतलब ये कह रहा है कि मतलब अपना 100% शिक्षक बच्चों को कैसे दे रहा है। देखिए कोई तो पारंगत मतलब होता नहीं है, इंसान है भाई,
कहा जाता है इंसान गलतियों का पुतला है, तो शिक्षक भी एक इंसान है, तो शिक्षक से भी गलती होती है, लेकिन शिक्षक को चाहिए कि वो गलती ना करे। अगर वो गलती करेगा तो बच्चा प्रश्न उठाएगा, तो शिक्षक को अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो गलती ना करे। उसी के विषय में एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है, देखते हैं एन मुखर्जी क्या कह रहे हैं कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान है। इसे देख सकते हैं, चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षण कार्य जो है प्रत्येक व्यक्ति की चाय के प्याले, जो चाय का प्याला है वो कोई भी पी सकता है, एक वैज्ञानिक भी पी सकता है, एक किसान भी पी सकता है, एक छात्र भी पी सकता है, एक शिक्षक भी पी सकता है। तो जो चाय का प्याला है हर कोई, गरीब है, अमीर है, धनी है, उसको हर कोई पी सकता है। लेकिन जो शिक्षण कार्य है वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। उसी को ये कह रहे हैं कि शिक्षक यह तो कला और विज्ञान है। शिक्षण एक कला है और विज्ञान है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि शिक्षण कार्य क्या है, ऑप्शन में दे देगा कला, दूसरा ऑप्शन विज्ञान, और तीसरा ऑप्शन दे देगा कला और विज्ञान, और चौथा ऑप्शन दे देगा कि समाधान या समस्या या इनमें से कुछ भी दे देगा। तो आप जब भी करेंगे तो कला और विज्ञान ही लगाएंगे। और इसी कथन के आगे एक और प्रक्रिया देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण कार्य करते समय कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक सिखाने वाला और दूसरा सीखने वाला, एवं दोनों के बीच किसी विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। इसलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। बात भी सही है कि शिक्षण कार्य तो अकेले होगा नहीं, एक सीखने वाला चाहिए और एक सिखाने वाला चाहिए। उन दोनों को जोड़ने के लिए एक माध्यम चाहिए, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। अगर विषय पाठ्य वस्तु न रहे पाठ्यक्रम में, तो उन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य होगा, तो एक माध्यम चाहिए। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि देखिए, शिक्षक जो है ये सिखाने वाला है। इसको आप लोग प्राथमिक चर के अंतर्गत रखेंगे, और जो शिक्षार्थी ये सीखने वाला है इसे आप लोग द्वितीयक चर के अंतर्गत रखेंगे, और जो तीसरा है वो विषय वस्तु है, इसे आप लोग तृतीयक चर के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन ये मध्यस्थ चर होता है, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इन दोनों के बीच ही जोड़ने का कार्य करता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। इसे देख सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण, भारतीय दर्शन में यह द्विमुखी प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें एक पक्ष शिक्षक और दूसरा पक्ष शिक्षार्थी होता है। परंतु आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार यह त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु को स्थान दिया गया। इसके लिए B.S. ब्लूम एवं जॉन डेवी अपना आरेख प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार से है। शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण के अनुसार दो ऐसे महान मनोवैज्ञानिक हैं, एक B.S. ब्लूम और एक दूसरा जॉन डेवी। इन्होंने अपना आरेख प्रस्तुत किया है। इसके चलते हैं, आप लोग को आरेख की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये आरेख है B.S. ब्लूम का। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ये आरेख है B.S. ब्लूम का। इसे आप लोग देख ही सकते हैं। जो शिक्षक है, एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है। ये शिक्षक हो गया, ये शिक्षार्थी हो गया, ये पाठ्यक्रम हो गया। ये B.S. ब्लूम का आरेख है, और शिक्षण प्रक्रिया इन लोगों के बीच में चल रही है। लेकिन ये संकुचित दृष्टिकोण है। ये क्या है? ये संकुचित दृष्टिकोण है। और यही चीज़ जॉन डेवी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। जॉन डेवी का आरेख देखते हैं कि जॉन डेवी का आरेख है, देखिए, ये शिक्षक हो गए, ये शिक्षार्थी हो गए, लेकिन ये समाज, उनके कहने का मतलब है कि बच्चा को जो कुछ सिखाया जाए वो समाज को संज्ञान में रखते हुए सिखाया जाए कि समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। उनको वही चीज़ इन्होंने व्यापक दृष्टिकोण से बताया है।
वो संकुचित दृष्टिकोण था और वही चीज़ इन्होंने व्यापक दृष्टिकोण से दिखाया हुआ है। और शिक्षण प्रक्रिया जो है दोनों में ये समान चल रही है, इसे आप लोग देख सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया जो है दोनों में समान चल रही है, लेकिन उनकी जो थी वो संकुचित दृष्टिकोण थी, ये व्यापक दृष्टिकोण है। कभी कभी मतलब ये क्वेश्चन पूछता है, दे देता है कि जॉन डेवी के अनुसार जो ये तीनों प्रक्रम हैं कौन कौन से हैं, दे देगा ऑप्शन में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और नीचे समाज दे देगा, और इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन डाल दें। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए कि जो जॉन डेवी का आरेख है वो समाज को लेके व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात करता है, और जो बीएस ब्लूम का है वो पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और हम आशा करते हैं कि ये जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रोचक तथ्य को लेकर हम शिक्षण की आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, आगे हम चैप्टर को बढ़ाएंगे। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।